हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 दिसंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 1 घंटा लेट है आज की वीडियो। न्यू ईयर की पार्टी हो रही है भैया, बहुत शोर हो रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं तो डिस्टर्ब हो गया। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 17,500 करोड़ 17,500 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट, इनकी आधार के लिए रखे गए कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जिनकी वैल्यू आती है 17,500 करोड़। सिर्फ आधारशिला नहीं रखी है, कुछ का जो है इनॉग्रेशन भी किया है। तो देख लेते हैं। ये हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उत्तराखंड में इन्होंने 17,500 करोड़ यानी 17,500 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन या फिर इनॉग्रेशन दोनों किए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रिएशन वाला प्रोजेक्ट है, और आप समझते ही हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट 1976 में कंसीव हुआ था और अब रखा गया है इसका फाउंडेशन स्टोन। तो पीएम मोदी गलत नहीं कहते हैं कि भैया ये जो डिले करने की आइडियोलॉजी थी पुरानी गवर्नमेंट में, उसने देश का बंटाधार कर दिया। तो लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किस रिवर पर है? यमुना रिवर पर। कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। उसके अलावा मोदी जी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर, जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दोनों उत्तराखंड में फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। फिर देख लीजिए अरोमा पार्क काशीपुर में बनेगा और प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में। तो ये कुल जो है 23 प्रोजेक्ट थे जिनका फाउंडेशन स्टोन या फिर इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और टोटल लागत 17,500। लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रिवर यमुना पर बनना था। 1976 में ही कह दिया गया था भैया बनना है ये, और 1976 छोड़िए आज कितनी है 2021, अब जाके इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 46 ईयर के बाद। कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, मर गए होंगे, डजंट मैटर। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, वो नोट करने वाली है। डिले इज नथिंग शॉर्ट ऑफ क्राइम। डिले कुछ नहीं लेकिन एक प्रकार का क्राइम जरूर है डिले। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड जैसा ही हालत है ना। आप समझिए जरा सा कि डिले किसी चीज में हो जाता है तो चीजें हो नहीं पाती टाइम पे। जैसे मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो डिले नहीं होती क्योंकि मॉर्निंग में आती है, मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होती। लेकिन पीआईबी की वीडियो जो है डेली डिले हो जाती है, चाहे 15 मिनट चाहे 1 घंटे, और वैकअप क्लासेस भी डिले हो जाती है इस चक्कर में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मंडे से पीआईबी और वैकअप क्लासेस दोनों मॉर्निंग में कर दूं ताकि डिले ना हो भैया, मैं क्राइम ना करूं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गंगोत्री टू गंगा सागर, आपको पता ही है, मिशन लॉन्च किया है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। फिर जो गंगा है वो उसका साइज घट रहा है तेजी से, और सिर्फ गंगा का साइज नहीं घट रहा है, जो नैनीताल झील है सेम उसी को फॉलो कर रही है, गंगा नदी को ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप नैनीताल के देवस्थल में स्थापित किया गया है। नैनीताल के देवस्थल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर। तो नैनीताल के देवस्थल में इंडिया का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया है। दिल्ली और देहरादून, मतलब कि सेम गवर्नमेंट है ना बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पावर यानी अपनी ताकत नहीं दिखाती हैं, बल्कि सर्विस सेवा भाव से जो है ये सरकारें काम कर रही हैं। तो मोदी जी आप समझ रहे हैं कैसे कहेंगे। फिर बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोग याद रखेंगे ये डिकेड ऑफ उत्तराखंड है। 4 धाम यात्रा, फिर लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और गंगोत्री से गंगा सागर, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड के लिए लॉन्च की गई हैं। उत्तराखंड में इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिसका वर्तमान में नाम है क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन जब 1936 में बना था तो इसका नाम क्या था? हाईली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने अपना ईयर रिव्यू जारी किया है। कल हम फिशरीज का ईयर रिव्यू पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, देखते हैं। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का पहले पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने 2021 के लिए ईयर रिव्यू जारी किया है। देखिए इंडिया का टारगेट है फिनेंशियल ईयर 21 में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करना। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने 2021-22 के लिए एक्सपोर्ट टारगेट कितना रखा? $400 बिलियन का। शायद हम लोग अचीव कर लेंगे, ऐसा हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि नवंबर 2021 से नवंबर 2021 तक हमने $400 बिलियन का 66% अचीव कर लिया है। कितना? 66% के आसपास। तो ये देख लीजिए लगातार 8 महीने में इंडिया ऐसा पहली बार कर सकने में सक्षम हुआ है कि लगातार 8वें मंथ जो एक्सपोर्ट हुआ है वो $30 बिलियन से ऊपर हुआ है। कितना? $30 बिलियन से ऊपर। तो रखिएगा $400 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है। फिनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ने
6% अचीव कर लिया है। लगातार हर महीने $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अप्रैल से नवंबर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $263.5 बिलियन रहा है, जो कि सेम पीरियड अगर अप्रैल नवंबर 2020 की बात की जाए तो उससे लगभग 51.5% अधिक है, 51.34% अधिक है। तो याद रखिएगा आप, एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रही है। अप्रैल से नवंबर के बीच में एक्सपोर्ट कितना रहा है? $263.57 बिलियन। और इस बार सेम पीरियड में पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये 263 किससे ज़्यादा है? 51% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। इंडिया का जो वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में पार्ट है वो 3.5% रहा 2019 में, लेकिन 2020 में 4% के आसपास हो गया। यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, खास करके आईटी सेक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। 2019 में 8वीं थी, 2020 में 7वीं हो गई। तो कॉमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की रैंकिंग में इंडिया जो है 7th प्लेस पे आ गया है। उसके अलावा देख लीजिए आप, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई थी 2015 से 20 के लिए। अब इसको 21-22 से बढ़ाया गया था, फिर 31 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। स्कीम जो आपकी रोड टेप स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये जो है 1 जनवरी 2021 से एक्सपोर्ट पर लग रही है। ये जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें और फॉरेन करेंसी हमारे पास आ सके। लेकिन ये रोड टेप स्कीम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पर लागू होगी जो प्रोडक्ट किसी और मैकेनिज्म के तहत कवर नहीं किए गए हैं। उसके अलावा इंडिया और मॉरिशस, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है फरवरी 2021 को। इंडिया और मॉरिशस ने ये जो एग्रीमेंट है सेस्पा का इंडिया मॉरिशस के बीच में, वो 1 अप्रैल 2021 को फोर्स में आ गया। खास बात क्या है? सेस्पा हुआ है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। ये किसी भी अफ्रीकन कंट्री से इंडिया का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है? तो आपसे एग्जाम में पूछ लें, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिससे इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो कौन सी है? मॉरिशस। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? सेस्पा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सेस्पा इंडिया और मॉरिशस के बीच में 310 एक्सपोर्ट आइटम के लिए हुआ है। ठीक है, अगर जल्दी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। फिर आपको पता हो 2020 में करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, वर्ल्ड एक्सपो हुआ था दुबई में। पहली बार मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका, साउथ एशिया रीजन में वर्ल्ड एक्सपो हुआ था। तो वर्ल्ड एक्सपो कहाँ हुआ था? दुबई में। और यहाँ पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी गए थे, याद रखिएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गए थे। मेरे ख्याल से सुरेश प्रभु जी उस समय गए थे और पीयूष गोयल जी तो थे ही। तो वर्ल्ड एक्सपो याद रखिएगा दुबई में हुआ था। इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड एक्सपो का थीम याद रखिए, कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड एक्सपो पहली बार अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया रीजन में हुआ था। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की बात करें तो अभी तक इस पर लगभग 32 लाख वेंडर जो है रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें से 7.39 लाख जो है MSME से हैं, जो कि 23% वैल्यू जो है कंज्यूम करते हैं टोटल वेंडर्स की, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर्ड है। तो बस इतना ही याद रखिए, कुछ खास नहीं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉजिस्टिक रिफॉर्म एक्शन प्लान लॉन्च किया है, नेशनल लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म एक्शन प्लान। ये नेशनल लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म एक्शन प्लान है 75 पॉइंट्स का। अभी फाइनल स्टेज में है, जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म एक्शन प्लान। देखिए, ये जो एक्शन प्लान है नेशनल लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म एक्शन प्लान 75 पॉइंट्स का है। इसका टारगेट क्या है? अगले 5 वर्षों में जो लॉजिस्टिक कास्ट है उसको 5% तक कम करना, इतना याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक रिलेटेड परफॉर्मेंस इंडाइसेस होते हैं उसमें टॉप 25 में आना। वर्ल्ड बैंक हर 2 साल पर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है, हर 2 साल पर वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 44वीं रैंक है 2018 में, जो कि 2014 में 54 थी। तो 2014 से लेकर 2018 के बीच में इंडिया ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना बढ़त हासिल की? 10। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है हर 2 साल पे। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। देखिए, एपिडा और नाफेड ने आपस में पार्टनरशिप की है फार्मर्स कोऑपरेटिव के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है गार्पेनेट के माध्यम से। एपिडा जो है कॉफी बोर्ड, कॉफी सेक्टर के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, आपको याद रखना है, कॉफी बोर्ड ने इसको अपनाया है। उसके अलावा रबर बोर्ड, इसके द्वारा नेशन वाइड सेंसस कंडक्ट किया रहा है। रबर बोर्ड का एक मोबाइल एप्लीकेशन रूबैक, इस पर ये क्या हो रहा है? सेंसस हो रहा है, नेशन वाइड सेंसस हो रहा है रबर का। ये रूबैक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है केरला स्थित डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा। फिर
नॉर्थ ईस्ट में रबर डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। उन्हीं से 1100 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट है जो टायर से रिलेटेड रबर उत्पादित करेगा। इसके लिए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसको आत्मा कहते हैं। तो रबर इंडस्ट्री के लिए टायर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आत्मा ने इसके साथ एक एमओयू भी साइन किया है। पर्पस क्या है ये एमओयू जो साइन किया गया है आत्मा द्वारा कि 2 लाख हेक्टेयर एरिया में रबर प्लांटेशन किया जाए नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगले 5 वर्ष में। तो जो आपको पढ़ना है आप स्क्रीन रोकिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर नोट डाउन करने वाला हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसको टाइस कहते हैं आप, 2017-18 में लॉन्च की गई थी टाइस स्कीम। पर्पस था एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और एक्सपोर्ट लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। यानी एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ना ही रोड की व्यवस्था होगी, ना रेल की, ना ट्रांसपोर्ट की, तो कैसे होगा। तो टाइस किस लिए था, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2017-18 में लॉन्च हुई थी टाइस स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ये जो टाइस स्कीम है इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 2021-22 से 25-26 तक के लिए। टाइस स्कीम का टोटल आउटले कितना है, 360 करोड़, 360 करोड़ है 5 वर्षों के लिए। इस साल के लिए 75 करोड़ जो है एलोकेट भी कर दिए गए हैं टाइस स्कीम को। और ये जो 75 करोड़ है वो तो एलोकेट की को बात छोड़िए, 2021-22 में दिसंबर तक 8 नए प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए जा चुके हैं और टाइस से 113 करोड़ का फंड भी दिया जा चुका है। तो ये टाइस स्कीम सारा आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइगर की डेथ, इसका सर्टिफिकेशन। बहुत इशू आ रहे हैं, टाइगर की डेथ हो रही है, एक साल में 98 टाइगर मर जाते हैं। टाइगर की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा हो गई, गलती नहीं है। देखिए सर्टेन मीडिया रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि टाइगर की डेथ 2021 में जिस आधार पे हो रही, जिस तरीके से हो रही, वो एक तरफा तरीका है। कुछ दिन पहले मैंने डेली वोकैब क्लासेस में लॉपसाइडेड पढ़ाया था। लॉपसाइडेड मतलब होता है वन साइडेड, जब तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक जाए तो उसको कहते हैं लॉपसाइडेड। आज मैंने जैसे इसको देखा मैंने कहा वाह भाई वाह, चलो कम से कम गूगल पे सर्च नहीं करनी पड़ी इसकी वो। तो जो जिस हिसाब से टाइगर की डेथ हो रही है वो एक तरफा नजरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब रिसर्च करनी चाहिए तब बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बता रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स उसका खंडन कर रही हैं। लेकिन एक बात को झुठला नहीं सकते कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वजह से ही जो टाइगर्स का रिकवरी पाथ है वो अश्योर हुआ है, यानी टाइगर्स की पॉपुलेशन ढंग से आई है। हर 4 वर्षों पर होने वाली, यानी क्वाड्रेनियल, हर 4 वर्षों पर होने वाली ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2006 से शुरू हुई, 2018 तक हुई। इसमें टाइगर की एनुअल ग्रोथ रेट रही 6%। टाइगर पॉपुलेशन 6% के हिसाब से बढ़ी है। 2012 से 2021 तक एवरेज देखा जाए तो हर वर्ष 98 टाइगर मरे हैं। कितने, 98 टाइगर मरे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने टाइगर्स की पोचिंग को रोकने के लिए, उनकी हत्या को रोकने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 घटनाएं हुई हैं टाइगर डेथ की, जिसमें से 60 ही सिर्फ पोचिंग, शिकार के कारण हुई हैं। बाकी के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुछ बताया नहीं है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लॉपसाइडेड माइंड अपना रही है, यानी एक तरफा माइंड अपना रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का बहुत बड़ा नाम आ गया, तो ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एनटीसीए की स्थापना 2005 में की गई थी। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको अमेंड किया गया 2006 में अमेंड किया गया, और जो एनटीसीए था उसको स्टैच्यूटरी दर्जा दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1973 में लॉन्च हुआ था, 1972 में इसका वो आ गया था, ठीक है। इंडिया में इस समय टाइगर पॉपुलेशन है 1967 यानी 1967। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन है 1967 2018 के सेंसस के हिसाब से, जो कि 2014 के सेंसस से 33% अधिक है। तो टाइगर पॉपुलेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के द्वारा सेल किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की अधिवेशन दे दिया है, भैया नोटिस दे दिया कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड सेल किए जा सकते हैं। हर बार जनरल इलेक्शन से कुछ महीने पहले, मतलब साल में 3 बार इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं, 3 से 4 बार, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लॉन्च हुई, उसके तहत अब इलेक्टोरल बॉन्ड वापस से जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड ये सिर्फ वही व्यक्ति खरीद सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, या फिर जो उसकी संस्था है वो भारत में इस्टेब्लिश हो। ये कोई इंडिविजुअल खरीद सकता है, लोगों के साथ मिलकर भी खरीद सकता है इसको।
सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी इसको खरीद सकती हैं जो पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो। यानी ऐसी नहीं कि कोई विदेशी पॉलिटिकल पार्टी आ गई या कोई एनजीओ आ गई इसको पॉलिटिकल बॉन्ड को खरीद लिया। तो पॉलिटिकल बॉन्ड जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी खरीद सकती है जो कि पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो। और याद रखिएगा सिर्फ यही एक कंडीशन है, कंडीशन दूसरी भी है कि कम से कम 1% वोट आपने अचीव किए हो पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, अदरवाइज आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं कर सकते, आपको चंदा नहीं मिलेगा डायरेक्ट रूप से। 20,000 तक के चंदे के लिए कैश में दे सकते हैं, आपको पता है 20,000 तक का चंदा, और उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लगता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये कैश किया जा सकता है किसी भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सिर्फ एक बैंक अकाउंट के माध्यम से, यानी ब्लैक मनी व्हाइट हो सकती है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए जो बंदा चंदा दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर रहा है, वो लाइबल नहीं है, याद रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड सपोज करिए मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा 1 लाख का, बीजेपी का खरीदा, तो बीजेपी को ये 1 लाख रुपए का 15 दिन में ही कैश करवाना है। 15 दिन में नहीं करवाया तो प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड एक फंड है सेक्शन 7 या 8 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें सारा पैसा चला जाएगा। तो 15 दिन में ही पॉलिटिकल पार्टी को पैसा जो है इन कैश करवा लेना है, अदरवाइज नहीं होगा। और खास बात क्या है, ये जो इन कैश करवाते हैं सेम डे इनके अकाउंट में चला जाता है। कितनी बड़ी बात, कितनी मतलब कि आप सोचिए कहाँ तक व्याधियां हैं हमारे इंडिया में। अगर आईटीआर आता है तो 2 महीने लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तुरंत पहुंच जाएगा जैसे आप करोगे यूपीआई पेमेंट सिस्टम। मतलब घटिया से घटिया चीजें हो रही हैं देश में हमारे। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, नाम नहीं बताएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने दिया है, किसको दिया है, ये भी नहीं बताएंगे। तो क्या मतलब, कौन ब्लैक मनी व्हाइट कर रहा है हमें क्या पता, ठीक है। बस अपने सिस्टम के विषय में सोचो। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी वैल्यू में जारी किया जा सकते हैं, नहीं, 1000 इंटू 10 के गुणनखंड में दिए जा सकते हैं। मिनिमम लिमिट 1000 है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो 1000 इंटू 10 के गुणनखंड के रूप में दिया जा सकते हैं आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसके लिए ऑथराइज है, सोचिए, और कोई बैंक भी ऑथराइज नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की पूरी ताकत है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑन फर्म है, आपको पता ही है। ये है नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता की है और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत 6 राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर दिया गया है फ्लड्स के लिए, तूफानों के लिए, ठीक है। तो हाई लेवल कमेटी आज बनी थी। आपको बताइए एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड किसके तहत आता है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे, होम मिनिस्टर होंगे। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड 6 राज्यों को जो है 3,000 करोड़ से ऊपर फंड दिया गया है। 2 राज्यों को याद रखिए, गुजरात को तौकाते साइक्लोन के लिए गुजरात को 1133 करोड़ के आसपास दिए गए हैं। वहीं वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को यास साइक्लोन के लिए 586 करोड़ के आसपास 586 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, जिसके हेड कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। इनकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनी जिसने 6 राज्यों के लिए फंड रिलीज किया 3063 करोड़ के आसपास। बाकी ये सबको मत याद रखिए क्या मतलब है, ठीक है। 2021-22 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत 17,747 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, 17,747 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ के तहत। उसके अलावा 3,543 करोड़ एनडीआरएफ के तहत दिया गया है। तो एसडीआरएफ देखिए क्या होता है, अब एनडीआरएफ तो नेशनल लेवल पे है, उसमें ज्यादा फंड नहीं रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रिलेटेड स्टेट को उनके एसडीआरएफ में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में पैसा ट्रांसफर कर देती है ताकि वो जब पड़े तो यूज कर सके। तो एनडीआरएफ के तहत इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3500 करोड़ दिए हैं और एसडीआरएफ के तहत 17,000 करोड़ से भी ऊपर दिए हैं। वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा। तौकाते और साइक्लोन यास आया, इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ दे चुकी गुजरात को, 300 करोड़ दे चुकी है वेस्ट बंगाल को। तौकाते और साइक्लोन के लिए अभी दिया है, उससे पहले भी 1000 और 300 करोड़ दे चुके हैं, वो याद रखिएगा। 2021-22 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बनाई गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के रिकमेंडेशन से पहले ही कि भैया मुझे इतना लॉस हुआ है, आप मुझे पैसा दे दो। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 कमेटी बना दी कि भैया किस स्टेट को कितना पैसा देना है। नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड, इसी का नाम चेंज करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत क्या बना दिया गया था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड का नाम हो गया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। इसमें डिजास्टर की परिभाषा दी है सेक्शन 46 में, कितनी, सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसकी परिभाषा दी है। और ये जो फंड है ये पब्लिक अकाउंट है, यानी गवर्नमेंट जो है यूज कर सकती है बिना बताए भैया पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो नॉट बियरिंग इंटरेस्ट,
इस पे बेर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, ठीक है, चाहे स्टेट्स के खाते में पैसा पड़ा रहे या फिर सेंटर के खाते में। पब्लिक अकाउंट्स क्या होते हैं? संविधान के आर्टिकल 266 के तहत पब्लिक अकाउंट का जिक्र किया गया है। देखिए एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, इसमें सिर्फ 10% पार्ट होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और बाकी 90% वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, इतना याद रखिएगा। तो जो एसडीआरएफ दिया जाता है, एसडीआरएफ किसी स्टेट के पास जो होता है, उसमें 75% कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, एनडीआरएफ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर स्पेशल स्टेट्स हैं या फिर यूटीज हैं तो उनको 90% तक दिया जाता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। एनडीए में क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आती है आपकी होम मिनिस्ट्री के तहत, लेकिन एक फैक्ट ये है कि एनडीए के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जरूर याद रखिएगा। तो आज बहुत जल्दबाजी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक